हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ टॉप 10 ऐसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर आने वाले 5 सालों में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ सकती है और इनसे रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनको भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है। तो अगर हम इन सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आने वाले 5 सालों में हमें भी बढ़िया रिटर्न्स मिल सकती हैं। तो चलो अभी हम इन सेक्टर्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इन सेक्टर से रिलेटेड जो जो कंपनीज हैं उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखना कि यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं स्टॉक्स का नेम बोलूँगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ नेम सुनकर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और मुझे बढ़िया रिटर्न्स मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आपको नेम जानने के बाद उन कंपनीज के ऊपर खुद की स्टडी एंड रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप उन स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक्स के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस वीडियो देखना चाहोगे तो कमेंट कर देना, फिर मैं उन कंपनीज के ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस वीडियो भी बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट सेक्टर है वो है रिन्यूएबल्स, ठीक है। देखो, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, है ना। कमेंट में बताना कौन कौन रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और देखो, रिन्यूएबल सेक्टर जो है वो आने वाले 5 सालों में बहुत ही बढ़िया ग्रो कर सकती है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनको भी बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है। अब कुछ कंपनीज का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर जो एक लार्ज कैप कंपनी है और काफ़ी पॉपुलर है वो है टाटा पावर। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो जो लोग यहाँ पर सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन हाँ, बिना रिसर्च बिना स्टडी किए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको। उसके बाद सेकंड कंपनी की बात करें तो सेकंड कंपनी है केपीआई ग्रीन, जो कि केपी ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है, केपीआई ग्रीन एनर्जी। इसके बाद यहाँ पर थर्ड कंपनी की बात करें तो थर्ड कंपनी है वारी ग्रुप की, वारी रिन्यूएबल्स, जो कि ईपीसी की क्षेत्र में काम करती है, वारी रिन्यूएबल्स। उसके बाद यहाँ पर एक और कंपनी है इरेडा, ठीक है। ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट की कंपनी है और एडा का काम यहाँ पर ये है कि जो भी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज या फिर प्रोजेक्ट होते हैं उनको फाइनेंस करने का काम करती है, उनको लोन देने का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 कंपनीज हमने डिस्कस किया तो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली सिर्फ 4 ही कंपनीज है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो सिर्फ 4 ही फिलहाल डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहती हो कि एक एक सेक्टर के ऊपर डिटेल्स में वीडियो आए जिसमें हम टॉप कंपनीज को डिस्कस करें तो कमेंट कर देना। चलो अब हम सेकंड सेक्टर को जानते हैं। तो हमारी जो सेकंड सेक्टर है वो है ईवी की सेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो, ईवी सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया ग्रो कर सकती है आने वाले 5 सालों में। एंड इससे रिलेटेड कुछ कंपनी की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये पॉपुलर कंपनी है टाटा मोटर्स। यहाँ भी टाटा ग्रुप की कंपनी आ गई है और ये देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी ये लॉन्च कर चुकी है। इसके अलावा एक छोटी कंपनी की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो ये है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये भी बहुत ही यहाँ पर अच्छी तरह से काम कर रही है इलेक्ट्रिक बसेज के तौर पे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेज ये बनाकर बेच चुकी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इसके बाद यहाँ पर हम थर्ड कंपनी की बात करें, थर्ड कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू, ठीक है। ये जो कंपनी है ये ऑटो पार्ट्स बनाती है, ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनी है और ईवी के लिए काफ़ी सारे ऑटो पार्ट्स ये बनाती है। साथ ही साथ इसकी अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये टेस्ला के साथ भी मिलकर काम करने वाली है, टेस्ला के लिए भी ये पार्ट्स बनाने वाली है, ऐसी न्यूज फिलहाल आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम फिर से टाटा पावर को डिस्कस करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं इनको चार्ज करने के लिए ईवी स्टेशंस होंगे और ईवी स्टेशन बनाने की काम ये टाटा पावर कर रही है। अब देखो, सिर्फ इतनी ही कंपनी नहीं, ईवी के अंदर और भी अलग अलग सब कैटेगरी भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर ईवी के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बैटरी के अंदर कुछ 2 पॉपुलर कंपनी है। एक हो गया एक्साइड इंडस्ट्रीज, दूसरा हो गया यहाँ पर अमर राजा,
ठीक है। इसके अलावा जो बैटरीज के अंदर केमिकल्स यूज किए जाते हैं, बैटरी की केमिकल्स बनाने वाली जो कंपनी है तो उसको भी फ़ायदा होगा। या फिर हम कहें कि ईवी के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए केपीआईटी काम कर रहा है तो केपीआईटी को भी फ़ायदा होगा। बेसिकली ये आईटी एंड एआई सेक्टर से बिलोंग करती है तो इसको भी फ़ायदे मिल सकते हैं। तो काफ़ी सारी कंपनीज हो जाते हैं इनके अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड सेक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो थर्ड सेक्टर हमारी होने वाली है एआई सेक्टर। तो एआई के अंदर भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ सकती है आने वाले 5 सालों में। एंड यहाँ पर कुछ कंपनीज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हो गया यहाँ पर परसिस्टेंट एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, साथ ही साथ कोफोर्ज की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। ये मिड कैप टाइप की कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पर केपीआईटी टेक, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये भी एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। फिर यहाँ पर टाटा एलेक्सी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। देखो यहाँ भी टाटा आ गई। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। ये जो तीनों कंपनीज है ये तीनों मिड कैप है, ठीक है। और ये तीनों एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर नेटवेब टेक्नोलॉजीज हो गया। नेटवेब भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फोकस कर रही है एआई के अंदर। इसके अलावा साइंट लिमिटेड की बात करें, ये भी बढ़िया तरीके से काम कर रही है एआई के अंदर। एफएल इंडिया की बात करें तो ये भी काम कर रही है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम फोर्थ सेक्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ सकती है आने वाले 5 सालों में। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले कुछ 5 से 10 सालों में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितनी बढ़िया डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम रेलवे वगैरह की बात करें या फिर जो हाईवेज की बात करें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे और हाईवे ही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है ये आने वाले 5 सालों में और भी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की कंपनीज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कंपनी की बात करें तो एल&टी हो गया। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल जो कंपनीज बनाती हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। फिर यहाँ पर अगर हम कुछ और कंपनीज को देखें तो यहाँ पर जो पाइप्स वगैरह बनाती हैं, जैसे यहाँ पर हम कहें एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ठीक है, वो जो कि स्टील के पाइप्स एंड ट्यूब्स वगैरह बनाने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर छोटी कंपनी की बात करें, ये मिड कैप टाइप की कंपनी है। और छोटी कंपनी की बात करें तो यहाँ पर इसी काम को ये करती है वीनस पाइप्स। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। वीनस पाइप्स ये भी स्टील के पाइप्स वगैरह बनाती है। फिर यहाँ पर हरिओम पाइप्स हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पाइप्स एंड फिटिंग्स की। हरिओम पाइप्स हो गया। इसके अलावा यहाँ पर वायर एंड केबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पर पॉलीकैब को लेकर चल सकते हैं। फिर यहाँ पर और भी चीज़ों को हम सोचें तो यहाँ पर जैसे पेंट्स इंडस्ट्री हो गया, पेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर एशियन पेंट हो गया, ग्रासिम हो गया। और इससे छोटी कंपनी की बात करें तो यहाँ पर बर्जर पेंट हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर इंफ्रा के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर साथ में आप लोग रेलवे सेक्टर की कंपनियों को भी लेकर चल सकते हो। देखो इंफ्रा के अंदर ही हम लोग रेलवे को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंफ्रा में रेलवे सेक्टर के अंदर ग्रोथ आ सकती है। तो इसमें यहाँ पर फ़ायदे मिलेंगे किस किस कंपनियों को, जो IRFC है, फिर इरकॉन है, उसके बाद यहाँ पर RVNL हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो इनको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम 5वें सेक्टर की बात करते हैं जो कि है FMCG। अब देखो FMCG एक ऐसा सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। चाहे गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, FMCG का जो सेक्टर है ये ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये डेली यूजेज वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। तो इसके अंदर यहाँ पर अगर हम बहुत ही सेफ कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हो गया HUL, लेकिन बहुत ही सेफ है तो रिटर्न्स भी कुछ खास नहीं बनते हैं, लेकिन चलो ठीक ठाक बन जाते हैं।
और यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रिटानिया हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर नेस्ले हो गया। अगर आपको रिटेल बिजनेस की तरफ जाना है तो यहाँ पर डी मार्ट भी इसी क्षेत्र में काम करती है, रिटेल के अंदर बेसिकली डी मार्ट हो गया। फिर यहाँ पर अगर आपको छोटी कंपनी के थ्रू चलना है तो यहाँ पर एक कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स, ठीक है। हिंदुस्तान फूड्स जो कि कंपनियों के लिए, अलग अलग कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और कंपनी को हम इंक्लूड करके चल सकते हैं जो कि है वरुण बेवरेजेस। बेसिकली इनका बेवरेजेस का बिजनेस है, ठीक है। तो वरुण बेवरेजेस को भी लेकर आप चल सकते हो। ये हो गई एफएमसीजी की सेक्टर। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि है हमारी सिक्स्थ सेक्टर, ठीक है। वो है एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो ये सेक्टर भी आने वाले 5 सालों में बढ़िया ग्रो कर सकती है क्योंकि इनकी डिमांड्स भी आगे चलकर रहने ही वाली है। एफएमईजी के अंदर देखें तो यहाँ पर जो हमने इंफ्रा के अंदर देखा था पॉलीकैब, ये यहाँ पर भी हो जाएगी और ये एफएमईजी के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फैंस होती हैं ये बनाती हैं, साथ ही साथ वायर्स एंड केबल्स बनाने का काम करती है। तो देखो ये जो पॉलीकैब है ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये जो वायर्स एंड केबल्स बनाती है उनकी डिमांड काफ़ी सारे सेक्टर्स में हो सकती है। जैसे हम देखें इंफ्रा के अंदर, फिर यहाँ पर डेली अगर यूजेस की बात करें तो कुछ ना कुछ वायर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है लोगों को घर के लिए, ठीक है। तो घर में यूजेस के लिए भी यहाँ पर डिमांड रहेगी वायर्स एंड केबल्स की, फ़ैन की। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें डिफेंस सेक्टर में वायर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी, रोबोटिक्स के अंदर देखें तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी वायर्स एंड केबल्स की, जहाँ भी ज़रूरत है तहाँ इनको फ़ायदा मिल सकता है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर सेकंड कंपनी की बात करें तो ये केईआई इंडस्ट्रीज हो गया, ये भी वायर्स एंड केबल्स के अंदर काम करती है। फिर यहाँ पर छोटी कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हो गया ये आरआर केबल, ठीक है। तो ये सब एफएमईजी की सेक्टर में काम करती हैं और ये हो गया हमारा छठा सेक्टर। अब हम 7वें सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 7वां जो सेक्टर है ये भी काफ़ी बेहतरीन सेक्टर है और ये भी आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया ग्रो कर सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है वो है केमिकल्स का सेक्टर। केमिकल्स के बिना तो यार संभव ही नहीं है, चाहे हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें या फिर कुछ और भी चीज़ों की बात करें, एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो केमिकल्स की इस्तेमाल होती ही होती है, ठीक है। तो केमिकल्स के अंदर एक काफ़ी पॉपुलर कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम ले लेते हैं जो कि है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। ये जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है ये फेविकॉल्स, फेविक्विक वगैरह बनाने का काम करती है, बेसिकली एडहेसिव बनाने का काम करती है। तो इनकी भी यूजेस हैं ही, बहुत ही ज़्यादा आगे भी यूजेस हो सकते हैं। बेसिकली केमिकल के अंदर ही ये आती है। इसके अलावा पेंट्स की भी अगर हम बात करें तो पेंट्स वाली जो कंपनी है वो भी केमिकल सेक्टर के अंदर ही मानी जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर हो गई हमारी एसआरएफ जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। फिर यहाँ पर और भी कंपनी दीपक नाइट्राइट जैसे हो गया, ये भी बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है दीपक नाइट्राइट। इसके अलावा यहाँ पर छोटी कंपनी के साथ चलना है तो यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया जो कि ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है, फूड्स में यूज किए जाते हैं इनके केमिकल्स। और यहाँ पर अगर हम एग्रो केमिकल की बात करें तो एग्रो केमिकल के अंदर पीआई इंडस्ट्रीज काम करती है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके अलावा सुमितोमो केमिकल्स है, ठीक है। तो ये सब केमिकल सेक्टर की कंपनियां जो कि आने वाले कुछ सालों में बढ़िया ग्रो कर सकती है। एंड यहाँ पर अभी केमिकल सेक्टर की जो कंपनियां हैं इनके अंदर डिस्काउंट भी बढ़िया चल रहा है क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर प्रेशर है सभी केमिकल सेक्टर की कंपनियों के अंदर, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किया भी था कुछ टाइम पहले। तो आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ पर केमिकल सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, ऐसी न्यूज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सेक्टर की ओर बढ़ते हैं
जो कि है सेमीकंडक्टर का सेक्टर। ये भी जो सेक्टर है बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है। सेमीकंडक्टर में यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया मतलब अभी बिगिनिंग फेज में है, मतलब अभी स्टार्ट ही कर रही है। बाकी सेमीकंडक्टर पहले इंडिया चाइना से मंगवाकर काम चलाती थी, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है बनाने की भारत को। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए सेमीकंडक्टर के अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ मतलब एंट्री ले रही हैं। जैसे यहाँ पर हम कहें टाटा ग्रुप की ही कंपनी है टाटा एलेक्सी, तो ये भी सेमीकंडक्टर के अंदर एंट्री ली है। इसके अलावा यहाँ पर वेदांता की भी न्यूज आ रही थी कि वेदांता भी सेमीकंडक्टर के बिजनेस में एंट्री लेने वाली है। फिर यहाँ पर हम बोले डिक्सॉन टेक, बेसिकली डिक्सॉन की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है ये मतलब मोबाइल्स वगैरह आप यूज करते हो वो सब ये बनाती है दूसरे कंपनियों के लिए। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जैसे एलईडी बल्ब्स वगैरह है, तो ये कंपनी बनाकर देती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर न्यूज आ रहा है कि ये भी सेमी कंडक्टर के अंदर काम करने वाली है, तो इनको भी बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर है यहाँ पर 9वां सेक्टर और ये है डिफेंस सेक्टर। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिफेंस सेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसा कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया की वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। आगे भी यहाँ पर मजबूती आने की चांसेज है। जैसे कि हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत जल्द ही अपनी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली है जिसका नाम होगा आईएनएस विशाल। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी बढ़िया ग्रोथ आ सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंपनीज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाती है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाती है एंड उनके मेंटेनेंस करने का काम करती है युद्ध वगैरह के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉरशिप बनाने वाली एक कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो ये कंपनी है ये वॉरशिप्स बनाती है, साथ ही साथ और भी अलग अलग प्रकार के शिप बनाती है, सबमरीन्स वगैरह बनाने का काम करती है। फिर यहाँ पर हम देखें तो एक और कंपनी है कोचिन शिप यार्ड, ये भी जो शिप वगैरह होती हैं वो बनाने का काम करती है। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर बनी थी वो यही कंपनी ने बनाई थी जिनका नाम था आईएनएस विक्रांत। ठीक है, तो ये वही कंपनी है जिसने आईएनएस विक्रांत को बनाई थी। और आगे भी यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि आईएनएस विशाल जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनने वाली है वो यही कंपनी बनाने वाली है। ठीक है, ऐसे अभी रिपोर्ट में आ रही है न्यूज, ऑफिशियली तो यहाँ पर अभी अनाउंसमेंट नहीं आई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें बेल, ये भी डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। इसके अलावा एमटाटेक हो गया, फिर यहाँ पर सोलार इंडस्ट्रीज हो गया जो कि एक्सप्लोसिव वगैरह बनाती है, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स में यूज करने वाले एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये हो गई 9th यानी कि डिफेंस सेक्टर। अब हम लास्ट और 10th सेक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि है एनबीएफसी सेक्टर। देखो ये सेक्टर भी आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया ग्रो कर सकती है और इससे रिलेटेड यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है बजाज फाइनेंस, जो कि फाइनेंस करने का काम करती है। ठीक है, लोन्स वगैरह देने का काम करती है। एंड सेकंड कंपनी की बात करें तो यहाँ पर इससे छोटी कंपनी है चोला फाइनेंस, लेकिन ये भी लार्ज कैप है और ये भी लार्ज कैप है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी छोटी कंपनी के साथ आपको चलना है तो यहाँ पर हो गया एक ये 5 स्टार। ठीक है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये कंपनी भी एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो भी कर रही है। छोटी कंपनी है तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर एक और कंपनी है एसबीएफसी फाइनेंस जो कि सिक्योर्ड लोन्स देती है, छोटी कंपनी है ये भी। फिर यहाँ पर
एक ये भी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है, तो यहाँ पर भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर जो होम लोन्स देने वाली कंपनीज हैं वो भी एनबीएफसी सेक्टर के अंदर आ जाती है। जैसे यहाँ पर हम कहें होम फर्स्ट फाइनेंस एंड यहाँ पर फिर हो गया अरमान फाइनेंस। इसी प्रकार के जो भी होम लोन्स देने वाली कंपनीज होती हैं उनको भी फ़ायदे मिल सकते हैं आने वाले कुछ 5 सालों में। एंड ऐसा नहीं है कि ये सब जो कंपनीज हैं इनको फ़ायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इनसे कोई अलग जो कंपनीज होंगी हो सकता है कि उनको बढ़िया फ़ायदे मिल जाए और ये ग्रो नहीं कर पाएँ, ठीक है। लेकिन ये सब जो कंपनीज का नेम हम डिस्कस कर रहे हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। वैसे तो सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन कुछ जो टॉप कंपनीज हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस किया। बाकी और भी कंपनीज हैं और उनके फंडामेंटल्स वगैरह भी ठीक है, तो आप चाहो तो खुद की भी स्टडी करके उन कंपनीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ टॉप 10 सेक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया। और ये जो सेक्टर्स हैं फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनको आने वाले 10 सालों में बहुत ही बढ़िया फ़ायदे मिल सकते हैं, ग्रोथ मिल सकते हैं। बाकी अब इन कंपनीज का नेम आपने सुना है तो आपको खुद से भी इन कंपनीज के ऊपर स्टडी करनी है अपनी एंड रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेनी है। और देखो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके नहीं रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर की जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए मैंने कुछ ये टॉप 10 सेक्टर्स के बारे में बताया है जिनके अंदर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रख सकते हो। एक चीज़ और कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, तो ये सब जो सेक्टर्स हैं इनको फ़ायदे तब ज़्यादा मिल सकते हैं जब गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे, ठीक है। जैसा कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस की है इन सेक्टर्स के ऊपर, तो इन सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स मिले हैं। एग्जांपल तो आपके सामने है ही, आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी या फिर रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज की बात करें तो इन सबको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स मिले हैं, तो आगे भी मिल सकते हैं अगर फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आती है पावर में तब। अब ऐसा नहीं समझना कि यार मैं बीजेपी का पक्ष लेकर बोल रहा हूँ। देखो जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ ऐसा मत सोचना, क्योंकि यार कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि यार तुम बीजेपी से हो क्या। देखो भाई जो रियलिटी है वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मार्केट में चल रही है वही मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।